अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। प्रेसिडेंट साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंतखाबात की तारीख तो अनाउंस हो गई है 8 फरवरी की। क्या सदर पाकिस्तान एक शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन देख रहे हैं? इलेक्शन से पहले मुल्क में जो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक शोर है, इसका हल क्या है? और इस वक्त जो मुल्क की डायरेक्शन है, क्या सदर पाकिस्तान इस डायरेक्शन से मुतमईन है? और हल क्या तजवीज़ करते हैं मौजूदा हालात में, मौजूदा बहरानों से मुल्क को निकालने के हवाले से और कुछ तहरीक इंसाफ के हवाले से भी? ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा, इनकी साबका जमात भी है और मुस्तकबिल की जमात भी है। सर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर सबसे पहले तो 8 फरवरी की तारीख अनाउंस होने के बाद पहला इंटरव्यू आप दे रहे हैं। ये बताएं सर कि इलेक्शन अब विदाउट एनी मजीद इफ्स एंड बट्स इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं और शफाफ इलेक्शन भी आप होता हुआ देख रहे हैं? सर मैं सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की और सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने इस मामले को बिल्कुल एक अटल कह भी दिया, कर भी दिया और फैसिलिटेट कर दिया इस मामले को, और ये भी कह दिया कि ये पत्थर की लकीर है। तो इस वजह से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और इससे पहले जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें भी मैंने यही कहा था कि क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट इसको ख़ुद देख रही है तो इंशाल्लाह इलेक्शन ज़रूर होंगे। और शफाफियत के वाले से सर आपको कंसर्न्स हैं आपके भी? जो इस वक्त एक बात मेरा ख्याल से मैंने कम्युनिकेट किया था, का बड़ा शिकवा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कम्युनिकेट कर दिया था कि जो चीज़ें मैं भी अखबार पढ़कर अपना ओपिनियन बनाता हूँ और एक चीज़ की अहमियत महसूस करता हूँ, मेरा ख्याल से सारे पाकिस्तान में ख्वाहिश इसी बात की है कि शफाफ इलेक्शन हो और गैर जानिबदार इलेक्शन हो और सारी जमातों को और सारे लीडरान को हिस्सा लेने की उसमें मौका मिलना चाहिए। यही शफाफियत होती है। और साथ साथ ये कि फिर इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के अंदर एहतमाम किया जाए कि कोई ऐसी कैफियत ना हो जिसके अंदर ये इलेक्शन कौम को एक्सेप्टेबल ना हो। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते भी रहें और उसके अंदर शफाफियत हमेशा चैलेंज भी होती रही है। इसी वजह से मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को भी प्रपोज़ किया था कि शायद उसमें से मामला निकल आए कि शफाफियत के एतबार से भी हो। प्री और पोस्ट पोल रिगिंग के ऊपर भी इलेक्शन जो एक्ट बनाया था 2017 का, उसके अंदर इन सारी चीज़ों का जिक्र था। मगर कानून बनता है, काम किया था, बहुत काम किया मैंने, तकरीबन 90 या 92 मीटिंग्स उसकी अटेंड की थी। तो कानून बनता है मगर कानून इंसानों के हाथ में होता है और अदालतें उस इम्प्लीमेंटेशन को देखती हैं। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनिटी का मुजाहरा किया है, मुत्तहिद हो गए, तो मैं समझता हूं कि जब कोर्ट मुत्तहिद हो तो इस बात का इम्कान बहुत बढ़ जाता है कि इंसाफ यकीनन। कोर्ट तो वैसे पंजाब और केपी के इंतखाबात के ऊपर भी मुतहर्रिक हुई थी काजी फ़ाइज़ नहीं, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुत्तहिद होने के एतबार से। जब कोर्ट इत्तेहाद कर ले, देखो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इंसानों में होता है, कोर्ट्स में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, मगर अगर कोर्ट उसमें इत्तेहाद करती है तो सारी दुनिया की कोर्ट्स, अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट है तो उसके अंदर भी 3-4 डिसीजन हो जाता है, 5-6 डिसीजन हो जाता है, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। ये तो मेजॉरिटी डिसीजन आया था सर उस वक्त के चीफ जस्टिस की अदालत की तरफ से। 14 मई के इलेक्शन का भी तो एक मेजॉरिटी डिसीजन था। अनफॉर्चुनेट कैफियत है, सुने ना, अनफॉर्चुनेट कैफियत है। इस पर कोर्ट ने भी और एक अच्छा एटीट्यूड सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया। उन्होंने कहा कि साहब इन बहसों में अगर हम पढ़ेंगे ना तो ये इलेक्शन की तारीख का फैसला जो है ये देर हो जाएगी मजीद इसमें। तो कोर्ट ने ये कहा कि इन चीज़ों को एक तरफ रख लें, फ़िलहाल तारीख का फैसला कर लें। तो उससे कोर्ट निकल गई तो मैं भी उस बहस में से निकलना चाहता हूँ। आइडियली ये मामला अदालत में जाना चाहिए ही नहीं था। जिस तरह आपने तारीख दी, इलेक्शन कमीशन आप उनको मुशावरत के लिए बुलाया, वो नहीं आए उस वक्त, बाद में उन्हें आना पड़ा अदालत के फैसले के बाद भी। ये पहले आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जिस अंदाज से ख़त भी लिखा, बुलाया भी, और अदालत ने भी ये कहा कि सदर साहब को कह देना चाहिए था, जो सदर साहब ने कह दिया था। मगर सदर साहब को मशवरा देने वाली हुकूमत होती है, हुकूमत से मशवरा लेते हैं, हुकूमत की लॉ मिनिस्ट्री से मशवरा लेते हैं। लॉ मिनिस्ट्री ने मुझको ये कहा, बार बार कहा, ख़त लिख कर भी कहा, उन्होंने कहा जी लॉ मिनिस्ट्री, सारी प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर्स मुत्तफ़िक़ हैं कि आप तारीख़ नहीं दे सकते। सारी जो पीडीएम हुकूमत के लोग थे वो भी मुझको यही कहते रहे कि वो उनसे पहले भी और उसके बाद भी यही कहते रहे कि जी सदर साहब का। बाज़ लोगों ने तो अच्छा किया,
मुझे छोटे आदमी को औकात याद दिला दी, उन्होंने कहा आपकी औकात क्या है, आप क्यों तारीख देंगे। मैंने कहा अच्छा किया। तो ये सारी जो भी है, हमारे दोस्त भी हैं, कोई बात नहीं है, इंसान को अपनी औकात याद दिला देना कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि सब मुत्तफिक थे, मगर अगर हुकूमत, मिनिस्टर ऑफ लॉ, मैं किससे मशवरा करूँ, मैं खुद वकील नहीं, हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है ना, उनकी मुशावरत का मैं पाबंद भी हूँ, मेरी चॉइस भी है। उन सब ने कहा कि आप तारीख़ मत दें, उसके बावजूद मैंने उन सब को कोट करके भी तारीख़ दी। मैंने 6 नवंबर की तारीख़ दी, सबको कोट भी किया, इसलिए कि ऑन पेपर बात आ जाए। और अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक फ़ैसला दिया जो एक कंसेंसस के साथ फिर चला गया। उस पर पीटीआई नाराज़ भी हुई थी गालिबन, वो कह रहे थे कि सदर साहब को तारीख तजवीज़ नहीं करनी चाहिए थी, तारीख देनी चाहिए थी फोर्सफुली। मैं तो 6 नवंबर दी थी, चलो हाँ। अल्फाज के चुनाव के एतबार से इम्कान तजवीज़ की थी, दी नहीं थी, है ना। मैंने तो तारीख 6 नवंबर दी या उससे पहले, है ना। हाँ। अच्छा सर, ये बताएं कि चीफ जस्टिस साहब ने तो एक हवाला भी दिया जी, अदालत के अंदर सर एक हवाला दिया गया आपके बारे में। अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने लिखा था कि असेंबली तोड़ने के मामले पर आप समेत 4 लोगों ने आइन शिकनी की। जिस पैरा का हवाला दिया गया था, उसी जिस पैरा में चीज़ मेंशन थी, उसी पैरे का हवाला दिया मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कि जहां सदर साहब को नहीं तोड़नी चाहिए थी असेंबली, उनका इख्तियार था, उन्होंने असेंबली तोड़ दी, और जहां इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार था उन्होंने दी नहीं है। तो ये बताइए, वो फिर उन्होंने सोशल मीडिया का भी आपका हवाला दिया कि वहाँ तारीखें देने के बजाय वो बाज़ाब्ता करते इस मामले को। वो मेजॉरिटी जजमेंट था जिसमें ये कहा गया था कि सदर साहब को ये करना नहीं चाहिए था, यानी वो उसमें एक जज ने बात लिखी थी जिसको कोट किया, एक जज ने लिखी थी, ठीक है, मतलब वो इख्तलाफी नोट को कोट किया, कोई बात। ये भी कहा गया, ये आप कह रहे हैं कि ये कहा गया कि ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर, नहीं, मेरे यहाँ से ये सारे मामलात, अगर मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई बात कही है तो पहले ख़त लिखा है, जब ख़त रिसीव हुआ है तो सोशल मीडिया पर वो हमारा निज़ाम ऐसा है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए अखबारात तक जाता है, मगर पहले ट्विटर पर नहीं कहा, पहले ख़त गया है, जब रिसीव हुआ है उसके बाद ट्विटर पर एक अनाउंसमेंट जाता है, वो हुआ है। मगर कोर्ट के अंदर इस बात का मौका नहीं था कि इस पर बहस की जाए। चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि ये ज़िमनी अलग चीज़ें हैं, अगर इसको खोलोगे तो टाइम लग जाएगा। तो मैं समझता हूँ कोर्ट का ये एटीट्यूड बहुत अच्छा रहा, यूनाइटिंग द कोर्ट, नंबर 1, नंबर 2 टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टेप, 2, तीसरे ये कहना कि जनाब ये पत्थर की लकीर है, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा सर, ये बताएं कि इलेक्शन से पहले इस वक्त मुल्क पे लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर है। आपने ख़त भी लिखा है निगरान वज़ीर आज़म को, उस ख़त में आपने हवालाजात दिए मुख्तलिफ के जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों को प्रॉपर्ली उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मौका नहीं दिया जा रहा। पीटीआई के वाले से तो मेंशन उसमें है, पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड का बहुत ज़्यादा शिकवा कर रही है, उसका मेंशन नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी कर रही है, इसके अलावा मेंगल साहब की पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही है, उनका मेंशन नहीं है। आपने सिर्फ पीटीआई का मेंशन क्यों किया? नहीं, मैंने उसमें लिखा है कि एक रेजोनेंस है पाकिस्तान के अंदर, है ना, क्योंकि वो पीटीआई का ख़त था, लिहाजा वो मैंने फॉरवर्ड किया, मगर उसमें अपनी तरफ से ये लिखा कि एक रेजोनेंस इस बात का है कि तमाम सियासी जमातें इस बात का कह रही हैं कि मुनसिफाना इंतखाबात हों और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उसका जिक्र मैंने किया है। और एक जनरल आप देख रहे हैं मीडिया के ऊपर जो बातें आती हैं, वही उसके ऊपर निगरान हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। और यकीनन मैंने उसमें ख़त में ये भी कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की इस नीयत को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने कहा कि जी केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो मुनसिफाना इलेक्शंस कराएगी, एंड आई हैव टू सपोर्ट दैट, कि हम भी यही चाहते हैं कि मुनसिफाना। हमने सिर्फ ये कहा कि बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो इसी तरह से चलती रहती है इधर उधर। आप ये देखिए कि मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के हवाले से याह्या खान साहब के इंतखाबात को कहा जाता है कि वो मुनसिफाना हुए, मगर उसके अंदर वो एक अरशद समी खान की किताब है, उसमें उन्होंने कोट किया है कि वो भी ये चाहते थे कि डिवाइडेड चीज़ आए, और उन्होंने उसमें खिंचाई भी की फ़ौरन बाद में कि भाई ये क्या हुआ, तुमने कहा था कि इतने सारे लोग आएंगे, ये 2 ही जमातें आ गई हैं, अब प्रोविंशियल असेंबली के काम को ठीक करो। तो ये पाकिस्तान की ज़रूरत है मुनसिफाना इंतखाबात, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन बीइंग हेड ऑफ द स्टेट, क्या आज जो मुल्क के अंदर चल रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड का इतना ज़्यादा शोर है, एक जमात कह रही है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, जो कि आपकी माजी और मुस्तकबिल की जमात है, उसकी बात में करो तरीके इंसाफ की, आप मुतमईन हैं हालात से, जो सूरत हाल वक्त मुल्क के अंदर जो हालात? देखिए, इत्मीनान हो तो आदमी रिज़ाइन कर आराम से रिज़ाइन, यानी इस्तीफ़ा नहीं, रिजिग्नेशन के इंग्लिश का एक और माना है कि रिज़ाइन कर दे, इसका मतलब रिज़ाइन कर दे इस टॉपिक को कि भाई यहाँ तो मुनसिफाना इंतखाबात होंगे, तो लिहाजा कोई इशू नहीं है। तो ये जो मुसलसल डिस्कशन है वो इस वजह से ही होता है कि इत्मीनान नहीं है।
तो इत्मीनान होगा इंशाल्लाह। इत्मीनान मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के होते हुए इस बात का गालिब इम्कान है, एंड देयरफॉर आई बिलीव गालिब इम्कान है कि ये कोशिश करते रहेंगे कि एक मुनसिफाना कैफियत भी पैदा हो, क्योंकि जमहूरियत के अंदर देखो इंतखाबात बग़ैर यानी ओपन चॉइस के कैसे हो सकते हैं? कोई जमहूरियत ऐसी नहीं, ऐसी जमहूरियतें आपको अफ्रीका में मिल जाएंगी बहुत सारी, है ना। मगर ये कि पाकिस्तान की जो साख है, पाकिस्तान का जो आइन है, उस एतबार से जो पाकिस्तान चाहता है वो फेयर, फ्री एंड क्रेडिबल इलेक्शन। और देखो ये IMF की तरफ से भी मुसलसल ये सब की तरफ से यही कैफियत है। सारे तज्जिया निगार ये कहते हैं कि जी अगर इलेक्शंस हों तो क्रेडिबल हों, क्योंकि जो बड़े मसाइल हैं, देखो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के पास। एक तो हमारा ये मसला अफ़गानिस्तान की तरफ से, जिसको हमारी फ़ौज ने भी उठाया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उठाया है कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन है, वहाँ से क्रेडिबल रुकावट नहीं है इन चीज़ों की। अच्छा क्यों नहीं है? मैंने तो पिछले दिनों चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी बात हुई थी जब ये दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े, तो मैंने भी उनको ये कहा कि देखो अफ़गानिस्तान की इस हुकूमत का कंट्रोल है अच्छा, तो मेरी हुकूमत की ये डिमांड, मेरे मुल्क की ये डिमांड कि तुम वहाँ से दहशतगर्दी के जो हमले होते हैं और जो वहाँ से हो रहा है, जबकि तो आप हमें एश्योरेंस देते रहे हैं, है ना, कि आप ये नहीं होने देंगे। आपने बार बार ये एश्योरेंस दी कि जी हमारे सॉइल से दूसरे मुल्क पर हमले नहीं होंगे। हमने उनको क्रेडिबल एविडेंस भी दिया है, उसके बावजूद ये मामलात नहीं रुक रहे। तो लिहाजा ये है बड़ी ख़तरनाक बात कि यार 30-35-40 साल से 30-35 लाख अफ़गान भाई हमारे यहाँ रहे हैं, हमारे यहाँ तालीम पाई, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को हमने शेयर किया भाइयों के साथ, उनकी तालीम, उनके कारोबार, उनका रोज़गार, उनका ख़ानदान, उनका यहाँ बसना एट रिस्क, हमारे कल्चर के रिस्क के तौर पर भी हुआ कि हमारे यहाँ कलाशनिकोव कल्चर भी आया। ये सब इस मुल्क ने बर्दाश्त किया, मगर हमें नज़र ऐसा आता है कि हुकूमतें और कभी कभी फॉल्स प्रोपेगेंडा के एतबार से, बजाय इसके कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा दोस्त मुल्क तस्वुर हो, कभी कभी वहाँ के रिएक्शन से एहसास ही होता है कि इस बात की उन्होंने कदर नहीं की। तो ये मुझे गम ज़रूर है, ज़ाती तौर पर भी है। और जब गनी साहब से मेरी मुलाकात हुई और तालिबान के जब मिनिस्टर्स आए, सब लोगों से, जितने लोगों से मुलाकात हुई, उसमें मैंने ये समझने के लिए ये शिकायत भी उनसे की कि बात क्रिकेट में आपको याद है एक हो गया था, मैंने कहा यार ये तो भाई भाई हैं, काफ़ी ज़्यादा मसला हो गया, ये गुडविल क्यों नहीं पैदा होती। तो लिहाजा भी हमने आगे चल के आपसे बड़ी डिटेल बात करनी है, क्योंकि आप बड़ा फॉलो करते हैं क्रिकेट को, वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर भी आगे चल के बात होगी। सर ये बताइए कि गुफ्तगू हमारी चली थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, आप कह रहे हैं कि आपको उम्मीद है, आपको इस वाले से कॉन्फिडेंट है कि इंतखाबात जब होंगे तो तमाम जमातों को मसावी मौके मिलेंगे। इसमें दो इदारे अहम हैं, एक इलेक्शन कमीशन बजाते खुद, जी हाँ, और एक केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं इंडिविजुअली हर सूबे के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो केयरटेकर गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़िम्मेदार हैं। इन 4-5 इदारों को सबको मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रेडिबिलिटी इलेक्शन से निकल जाएगी तो पाकिस्तान अनसर्टन कैफियत में रहेगा। मईशत में मैंने पिछली मरतबा भी कहा और रीटरेट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल के एतबार से बड़ा अहम है कि यहाँ पर सुकून, चैन और अमन है, बहुत अहम है। और मैंने आपसे जिक्र किया कि ये जो अफ़गानिस्तान के साथ की तरफ से एक कैफियत क्रिएट की जा रही है मुसलसल वहाँ से, और इसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंडिया प्लेयर्स नहीं प्लेयर इंडिया ख़ास तौर पर पूरा मुलव्वस है ना। अब फुल यकीन है, बहुत सारा सबूत भी दिया जा चुका है बलूचिस्तान में और हर तरफ, इंडिया पूरा मुलव्वस है। तो इस वजह से इन ख़तरात का मुकाबला मेरी बहादुर फ़ौज कर भी रही है और करती रहेगी, मगर उसके साथ साथ अंदर भी ये जो अवाम है और फ़ौज, ये मिलकर जब एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट रखते हैं और रखेंगे इंतखाबात के बाद इंशाअल्लाह, तो ये रखेंगे तो ये पाकिस्तान का टर्न अराउंड होगा बहुत बड़ा। और मईशत भी डिपेंड करती है क्रेडिबल इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन सर वो तब जाके ये सब कुछ होगा जब शफाफ इंतखाबात होंगे, वो जो आपने बात की कोशिश आगे लेके चल रहा हूँ। लेकिन सर उसमें नज़र आ रहा है कि एक सियासी जमात के लोगों की वाबस्तियाँ तब्दील हो रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। एक पार्टी के हेड के बगैर इलेक्शन होना, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों को इंतखाबी दौर से बाहर कर देना, रिंग से बाहर कर देना, तो उसमें तो ये इलेक्शन मैं समझता हूँ एक काम अदालतों का भी है ना, कि जो मामलात अदालत में है, मेरा ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब या कोई और पार्टी और उसके लोग अदालतों के फ़ैसलों के तो पाबंद रहेंगे,
है ना। मगर अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पर भी एक ज़िम्मेदारी भी आती है, वो ख़ुद भी महसूस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन हवालों से जो चीज़ें जाएं, तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर तवज्जो रखे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट तवज्जो नहीं रखेगी तो नीचे मामलात ढीले भी पड़ सकते हैं। तो लिहाजा ये जो 3 महीने हैं इलेक्शंस तक, ये बड़े अहम महीने हैं। इसके अंदर बेइंतहा ज़रूरी है कि दरगुज़र के साथ लोगों को यकजा किया जाए। मैं सियासी जमातों से अपील करता रहा हूँ, करता रहूँगा, अब भी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों का इश्तराक बेइंतहा ज़रूरी है। ये आपस में लड़ कर मौका देते हैं कि मामलात ख़राब हो जाएं आपस में। यानी मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पिछले माजी के 3-4 साल की भी हिस्ट्री देख लें या 10-12 साल की भी हिस्ट्री देख लें, तो ये आपस के निफाक की वजह से ये मुल्क यूनाइट नहीं हुआ है। और इसमें अगर यूनाइट नहीं होगा तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। आपने समझाया नहीं है अपने साबिक वज़ीर आज़म को कि भाई ये जब तब ये सारा इतना ज़्यादा ये मैं सभी को समझाता हूँ। देखो, साबिक वज़ीर आज़म से मेरी कोई इतनी तफसीली मुलाकात नहीं, इम्कान अब तो हुई भी नहीं बहुत अरसे से, मगर देखो वो उसको अपने पार्टी के एडवाइज़र्स पर भी डिपेंडेंट होता है हर शख्स। तो मैं तो सभी को मैं एडवाइस कर रहा हूँ ना, मैं तो हमेशा जोड़ के कर बात करने का सबको एडवाइस करता रहा हूँ। मगर एक चीज़ मैं समझता हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। वो क्या है? वो ये है कि सब इस गलत फहमी में रहे कि आइन बालातर रहेगा, सब इस गलत फहमी में रहे कि पार्लियामेंट से निकलेंगे इलेक्शंस हो जाएंगे। तो पार्लियामेंट, आइन इम्प्लीमेंटेशन, सब के अंदर वुकला सारे ये कहते रहे कि मजाल है जनाब पंजाब में इलेक्शंस ना हो 90 दिन के अंदर, क्योंकि आइन कहता है। जी आइन, बिल्कुल, है ना। तो सब इस गलत फहमी में रहे कि आइन जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और रियलिटी ऑन द ग्राउंड वाज कि देयर वर सो मेनी थिंग्स वर्किंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आप पार्लियामेंट को देख लीजिए कि अगर इस्तीफ़ा दिया तो दुनिया में इस्तीफ़ा दिए जाते हैं। एग्जैक्टली, कोई अनोखी बात तो नहीं है, इंतखाबात हो जाते हैं। तो पहले ये हुआ कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर ये हुआ कि 3 कर लेंगे, फिर 11 कर लेंगे, फिर सब इकट्ठा आएंगे तब करेंगे, फिर ये हुआ कि नहीं एक को करेंगे। एक खलाबाजियाँ पार्लियामेंट भी खाता रहा। तो लिहाजा सबसे बड़ी गलती ये हुई कि ये समझा गया इन आइसोलेशन कि इंसाफ इन आइसोलेशन विल प्रिवेल और आइन इन आइसोलेशन विल प्रिवेल। और एक्चुअली मैंने और आपने देखा, हम मुताज्जिब रहे, मैंने और आपने कभी ये रिकग्नाइज नहीं किया था कि ये हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो हम सब मुताज्जिब रहे व्हाट एवर हैपेंड। तो लिहाजा अब काम है, वक्त है रिपेयर करने का। गलती क्या हुई चेयरमैन तहरीक इंसाफ से? यही हुई ना, नाकामियां। नहीं, यही हुई। क्या नाकामी थी उनकी जो कि वो आज हालात यहाँ उन्हें ले आए? यही हुई, टू मच डिपेंडेंस ऑन द फैक्ट कि द कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। बड़ा क्लियरली आपसे कह रहा हूँ, मुझे तो और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती है। हैड द आइन प्रिवेल्ड, सियासी गलती भी यही थी, कानूनी गलती भी यही थी, हर तरह की। और वकील जो हैं वो जैसे हम कुरान और सुन्नत और ये सब चीज़ों के पाबंद अपने आप को समझते हैं, तो वकीलों के लिए भी आइन इज़ अ बुक जिसको समझा जाता है। और बड़े बड़े वकील जिनकी बड़ी इज्जत करता था, उनके सारे टेलीविज़न इंटरव्यूज़ थे कि मजाल है जनाब 90 दिन से आगे चले जाएं। अच्छा, तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज। कभी मैं खुश होता था कि भाई इनका इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आइन विल कंटिन्यू है, बट ऑल वर सरप्राइज। तो लिहाजा देखो, रिकग्नाइज कर लो, इसमें से बारीकी तलाश कर एक्सप्लॉइट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हकीकत है, आपने बड़ी एक मैं आपसे हकीकी बात ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो मैच्योरिटी जमहूरियत में भी आनी चाहिए। मैंने पार्लियामेंट को भी यकसा ज़िम्मेदार किया है, हर एक की जिम्मेदारी है। जब उस जिम्मेदारी से वो वेस्टेड इंटरेस्ट में हट जाएंगे तो नुकसानात लंबे हो जाते हैं। बिल्कुल, तो नुकसानात का सालों बाद पता चलता है कि यार ये गलती हो गई। तो अब भी सियासतदानों के अंदर जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की गुफ्तगू चल रही है, ये कुछ रियलाइजेशन की बुनियाद पर चल रही है और उस रियलाइजेशन को मैं इनकरेज करना चाहता हूँ। सही है, चलो इसी पे एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सदर साहब से कि मुल्क की जो सिमत है हमारी, क्या वो सिमत दुरुस्त है? ऑब्वियसली सदर साहब को भी ये सिमत दुरुस्त नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन इसका हल क्या है, हमने आगे कैसे बढ़ना है, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से। प्रेसिडेंट साहब, ये बताएं कि
हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ से गलतियां क्या हुई। आपने कहा कि आइन के ऊपर सॉलिडली इन्हिसार करना कि आइन विल प्रिवेल, वो उनकी एक बड़ी गलती थी। बाकी आप बैठ के सोचते हैं ये गलती मैं इस माना करके कह रहा हूँ, है ना, कि ये एक अच्छी बात अपनी जगह पर है, मगर हालात ने इसको गलत साबित किया, ये उस माना करके, है ना। कैलकुलेशन का मसला भी था ना, नहीं यही कैलकुलेशन, हाँ। है ना। मगर मैं जिस जमात से ताल्लुक़ रखता था, मेरा भी एक कॉन्फिडेंस ज़रूर था, वो जो शेक हो गया ना। रखते थे ताल्लुक़, सर आगे भी रखेंगे? हाँ, ये मैं कह चुका हूँ। जब मेरा कानून मुझे इजाज़त देगा, जब कानून मुझे इजाज़त देगा तो देन आई विल बी अ फ्री मैन टू। लेकिन नाराज हैं आपसे चेयरमैन पीटीआई अलीमा खान साहब भी इस बात का इजहार कर चुकी हैं और शेर अफजल मरवत भी इजहार कर चुके हैं कि वो नाराज हैं आपसे कि आपने जो देखिए, मेरी जो उनके साथ 27 साल के ताल्लुकात हैं, उसमें इस बात का हमेशा इम्कान रहा कि कभी वो मुझे कोई बात कहते थे, मैं उनको कहता था। तो दिस इज़ द फ्रीडम जो हमने सियासी जमात के अंदर एक्वायर करनी थी और हमने की हुई है। शायद उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है इस वक्त। आई डोंट वांट टू ड्वेल ऑन दैट, क्योंकि मैं कह चुका हूँ, है ना, उस सिलसिले में गुफ्तगू कर चुका हूँ। ये हमारी इंटरनल डिस्कशन ऐसे ही हुआ करती थी, ओपन डिस्कशन होती है, अब भी होती है, उनके यहाँ होती होगी, ऐसे ही होती होगी। तो आपको कन्वे किया ऐसा कोई नाराज़गी वगैरह कोई आपको, या सिर्फ वो मीडिया स्टेटमेंट्स ही आपने सुनी? वही मीडिया स्टेटमेंट। तो आपने कोई पैगाम नहीं भेजा उन्हें कि भाई मेरी तरफ से? नहीं, लेट्स गो बियॉन्ड, क्योंकि मैं सारी वजाहत कर चुका हूँ। एक ही चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज से मैं और आप गुफ्तगू करते हैं तो इट इज़ नॉन प्रोडक्टिव। तो सर ये बताएं कि इस वक्त जो हम डिबेट तो काफ़ी ज़्यादा चल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड की, मुल्क की हमने बात की कि मुल्क की सिमत की हमने बात की। सिमत, मुझसे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं आपसे ये सवाल कि सिमत दुरुस्त है या नहीं। ऑब्वियसली सिमत जो मुल्क की है उससे कोई भी मुतमईन नहीं है। हल क्या है सर इसका, हमने कैसे आगे बढ़ना है? आप क्या हल तजवीज़ करते हैं? सारी सियासी जमातें आपस में बैठे हैं या आप कोई इनिशिएटिव लेंगे बीइंग हेड ऑफ द स्टेट सबको बैठाने के लिए इलेक्शन से पहले? मैं ये समझता हूँ कि आज मैं सुबह NDU के अंदर एक ग्रेजुएटिंग क्लास थी, उससे मैं गुफ्तगू कर रहा था, तो मैं भी काफ़ी दिनों से सिमत की तरफ और हल की तरफ सोचता रहता हूँ, अपने लिए सोचता हूँ, और मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि मैं किस नतीजे पर पहुँचा हूँ। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जब आप छोटे छोटे हल तलाश करते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाए, अच्छा भाई, और अच्छा जी स्मगलिंग बंद हो जाए, अच्छा भाई, और एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, वेरी गुड, और औरतों की तालीम बढ़नी चाहिए, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैंडल होना चाहिए। ये सब हल तो हमें घूर घूर कर देख रहे हैं पिछले 30 साल 40 साल से 50 साल से ऐसे ही। तो इन हलों के अंदर तो मसला नहीं है ना, हल तो रिवाइज होता रहा है। यानी 1950 के 55 के अखबार आप उठाकर देख लें, स्मगलिंग, टैक्स दो, तुम लोग टैक्स नहीं देते हो, टैक्स दो, कानून और इंसाफ होना चाहिए, आइन बनना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो हल और क्या चाहते हैं आप? अच्छा, अब आ जाइए कि हो क्या नहीं रहा। हो ये नहीं रहा कि लीडरशिप इज नॉट ओनिंग दिस, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हल मौजूद, हल हमेशा से मौजूद, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हल मौजूद है। इंसाफ करो, गरीब का ख्याल करो, पढ़ने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नहीं कहा कुछ। यू सी दीज फाउंडेशंस एंड प्रिंसिपल्स तो ले डाउन हो गए ना। तो फेलियर कहाँ है? फेलियर जनाब क़यादत में, फेलियर वेस्टेड इंटरेस्ट में है। फेलियर ये कि जो एलीट क्लास है वो अपने आप को परपेचुएट करती है ना। आप ये समझिए कि आजकल एलीट कैसे, एलीट में मैं भी हूँ, आप भी हैं, है ना। एलीट कैसे अपने आप को परपेचुएट करती है कि अब फर्ज करो स्टॉक मार्केट जा रही है आसमान पर, है तो गरीब आदमी इन्वेस्ट करेगा क्या? एलीट के मज़े हैं, ऐसे ही है ना, उसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट कर देगी। अच्छा जी, रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ रही है, गरीब आदमी क्या रियल एस्टेट में पैसा डालेगा? एलीट के मज़े हैं। तो ये सारा जो क्रीम है ना, ये एलीट खा रही है और एलीट इस सिस्टम को हिलने नहीं देती। और मैं आपसे बताऊं ना, मेरा ख्याल है बड़े आराम से आप लोग कहेंगे करप्शन तो बड़ा है। मैं पिछले 5-10 साल से ये बहस टीवी पर चलती है, करप्शन बहुत बड़ा है, फलाना धमाका, किसी सज़ा हुई? तो देखो, हल तो घूर घूर कर आपको देख रहा है, अवाम आपको बताए जा रही है, मगर द फेलियर ऑफ क्रेडिबल लीडरशिप है, और उसका रास्ता आर्टिफिशियल कभी भी नहीं होगा। नहीं, कोई अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आ जाएगा पाकिस्तान, बड़ा इनकलाब एकदम से नहीं आना, ये है ना। तो इंस्टीट्यूशंस प्रिजर्व किए जाएं। एक बड़ी अच्छी किताब है डैरेन एसिमोग्लू की और जेम्स रॉबिन्सन की, व्हाई नेशंस फेल, है ना। उसका निचोड़ यही है कि इंस्टीट्यूशंस मुस्तहकम होते हैं, इंस्टीट्यूशन मेमोरी नहीं होती। आपको ताज्जुब होगा कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के मुतालिक आपको ये कह रहा हूँ कि 2 साल बाद 3 साल पुरानी मेमोरी
अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जब चाइना जा रहे थे तो मैंने अपने पास से डॉक्यूमेंट्स निकाल कर प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स को और सबको भेजे कि यार ये पहले चाइनीज़ विजिट्स के अंदर ये काम हो चुके थे। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी वॉज मिसिंग। एग्जैक्टली। वाई? बिकॉज हम लोग इस चक्कर में लगे हुए हैं कि इसको हटाओ, इसको गिराओ, इसको पिटवाओ, इसका फलाना करो, उसको कराओ, पकड़ो, हैं, फिर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए फलानी जगह पकड़ लो, तो मुल्क का तो नुकसान ये हो रहा है। तो लिहाजा मैं आपसे कह रहा हूँ कि हल के लिए कोई अफलातून पाकिस्तान को नहीं चाहिए, कोई आइंस्टाइन नहीं चाहिए। सारी IMF को यहाँ बुलाकर बिठा दीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में, धेले का काम नहीं होगा। जी हाँ, है जब करने वाले करने को तैयार नहीं है, मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं हूँ। अब IMF का सदर और वर्ल्ड बैंक का सदर मुझको कहता है कि तुम अपने एलिट को टैक्स नहीं करते। कब से कह रहा है? ये अपना करने का काम कब से कह रहा है? पिछले 50 साल से कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाओ। मेरी पार्टी के अंदर सबसे पहला हमने लिखा था कि जी एग्रीकल्चर टैक्स लगना चाहिए, है ना, एग्रीकल्चर टैक्स लगाओ। यू आर नॉट टैक्सिंग द एलिट। दुनिया हमें कह रही है कि तुम टैक्स एलिट को नहीं कर रहे, बाहर अय्याशी कर रहे हो। यही डिमांड थी। अखबार आज भी अखबार आप पढ़ें तो उसमें सुर्खी यही लगी हुई है कि IMF कह रहा है कि एलिट के ऊपर टैक्स लगाएं, ताजरों के ऊपर टैक्स लगाएं, ज़राअत के शोबे पे टैक्स लगाएं। आपको आज भी कह रहे 200 अरब का टैक्स आपका इकट्ठा हो सकता है। अब आप तो मुझसे हल नहीं पूछें, है ना, मैं हल आपके जरिए अपील करता हूँ अवाम से। हल उनके हाथ में है। ब्रिंग अप गुड पॉलिटिकल लीडरशिप, जिम्मेदारी उठाओ, अवाम जिम्मेदार। ताजर मुझसे कहते हैं कि जी हम तो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। यही हमारे पास लॉट है दी गई, उसमें हमारे पास एक मसला ही होता है कि नहीं तो अच्छे लोग में से हमने चूज करना होता है। बेस्ट वाली बात तो सुने ना, एक तो तजुर्बे की भी बात है। पुरानी जमातों के अंदर ये बात वक्त के साथ साथ अच्छी हो जाती है कि अब जमात की साख के एतबार से और डायरेक्शन के एतबार से छन्नी काम करती रहती है कि हमारी डायरेक्शन के एतबार से ये आदमी सही नहीं था, इसको निकाल दो, चाहे ज़्यादा जमहूरियत पसंद था निकाल दो, वट एवर, है ना। तो वो छन्नी, तो वो छन्नी जो सियासी छन्नी है वो चलती रहनी चाहिए। दूसरे मैं कहता हूँ कि जिम्मेदारी जो एलिट है मुल्क का वो जिम्मेदारी उठाए। इसमें मैं ताजरों की बहुत सारी महफिलों में जाता हूँ, वो कहते हैं जी हम सियासतदान नहीं हैं। तो मैंने कहा मार खाने के लिए सियासतदान को मैदान में उतार दो, मक्खन खाने के लिए खुद मौजूद रहो, ये तो नहीं हो सकता। ऐसे ही तो लिहाजा एवरीबडी, आम आवाम और एलिट मिलकर इसको मुल्क को उठा सकता है और बड़े आराम से। इट इज़ अ मैटर ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स ये मुल्क उठ जाएगा। सर यहाँ पे मसला ये भी है सर, मकबूलियत और कबूलियत का मसला भी है कि मकबूलियत जितनी भी किसी लीडर की हो वो इतने मैटर नहीं करती, कबूलियत ज़्यादा मैटर करती है। आजकल भी आप देखें कि एक खास सियासी जमात के लिए तासुर बन रहा है कि उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ज़्यादा उसके लिए हमवार की जा रही है। मैं PMLN की बात कर रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। आपकी सर बतौर सदर क्या राय है? ऐसा ही आप ही मेरे ख्याल से यही एटीट्यूड नुकसानदेह हो जाते हैं ना कि सेलेक्ट फ्यू, जो कुरान के अंदर है कि शूरा बैनहुम, ये जो आप फिर इस्लामी रियासत के अंदर आप देखें कि जिस ज़माने में जितने लोग थे, जितनी सोच थी, ये कुरान ने इसको फ्लेक्सिबल छोड़ा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्लेक्सिबल छोड़ा, कहीं उसकी उन्होंने डिलीनिएशंस नहीं की कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना है, उसको छोड़ दिया। तो हर खलीफा के हवाले से एक थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज़्म, इम्प्रूविंग मैकेनिज़म्स आते रहे, मगर शूरा बैनहुम के बग़ैर नथिंग विल वर्क। ये आप सोच लीजिए, कुरान जब कह चुका है शूरा बैनहुम, नथिंग विल वर्क, देयर कैन नॉट बी एन आर्टिफिशियल इनपुट। मैं पाकिस्तान के हालात की दोबारा बात करूँ सर, कि आपको नज़र आ रहा है सर कि एक खास जमात को फैसिलिटेट किया जा रहा है? मेरा ख्याल से आप अखबार और मीडिया इंशाल्लाह जब तक आप आज़ाद हैं तो ये चीज़ें हमें बताते रहेंगे। मैं भी अखबार से ही इम्प्रेस होता हूँ कि अखबार क्या कह रही है। आपकी क्या राय है? ऐसा कुछ कि किसी खास जमात को किया जा ना, अगर हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, है ना। मैं अगर इस वजह से कह रहा हूँ जस्ट टू बी फेयर, है ना। मैं आपसे एक बात ये कह दूँ कि ये दिस प्रेसिडेंसी कैन बी न्यूट्रल लुकिंग एट थिंग्स, बट ऑन प्रिंसिपल्स इट शुड नॉट बी न्यूट्रल, ठीक है ना। और मैं आपको हज़रत अबू बकर का जब उनको खलीफा बनाया गया तो उनका एक पैराग्राफ के अंदर उनकी तकरीर है, वो तकरीर आपको बता दूं तो वहाँ से उसूल मेरे भी बनते हैं। वो उसूल उन्हें कहा कि, और मेरे लिए तो खैर वो तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी करेगा, अल्लाह ताला उनसे राज़ी है। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मुझे जिस जगह के लिए सेलेक्ट किया है मैं उसके काबिल नहीं हूँ, है ना। ये बहुत बड़ी इनकिसारी खलीफातुल मुस्लिमीन ये इस बात का इजहार कर रहा है कि इसके लिए काबिल। हज़रत उमर अब्दुल अजीज़ ने भी जब इलेक्ट हुए ना, उन्होंने यही कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तुम दोबारा मुझे मुंतखब करो। तो हज़रत अबू बकर ने जनाब ये कहा, पहली बात,
दूसरी बात ये कही कि अगर मैं कुरान और सुन्नत के एतबार से चलूँ तो मेरा साथ दो, और अगर मैं हटूँ इससे तो मुझे गाइड करो। ये नहीं कहा कि मुझे हटा दो, उन्होंने कहा कि मुझे गाइड करो, है। उसके बाद जो सबसे अहम बात उन्होंने की कि माशरे का जो ताकतवर है वो मेरे लिए कमज़ोर तरीन आदमी है, इसलिए कि जब तक मैं उससे जो उसने हक़ देना है लोगों का वो हक़ उससे मैं छीन ना लूँ, और माशरे का जो कमज़ोर है वो मेरी जहन में मेरे लिए बहुत बड़ा ताकतवर है जब तक मैं उसका हक़ उसको ना दे दूँ। एंड दिस इज़ द जिस्ट ऑफ व्हाट द स्टेट शुड डू। तो देयरफॉर मैं उनकी खाक की बराबर भी नहीं हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं इस मामले में न्यूट्रल कैसे हो सकता हूँ जब मेरे खलीफा ये कह कर गए कि मैं उसके लिए उसका साथ दूँ। जो गाइडिंग पाथ है ना सर, लेकिन हमारे यहाँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सब कुछ उलट है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है सारा कुछ। तो लिहाजा मैंने अपनी बात करनी है। जी हाँ। हर अच्छा सर, ये एक और चीज़ है सर कि फैसल ऑर्डर साहब ने क्लेम किया, चूँकि आपके वाले से मैं चाहूँगा आपकी इस पर वज़ाहत ज़रूर आए। वो ये कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब के वाले से भी जो है तोशा खाना के मामला इतने क्लियर नहीं है, तो आर यू कीपिंग इट क्लियर सर? उस पर कोई मसला तो नहीं है? क्लियर है। दूसरा सर ये भी बता दें कि हफीजुल्लाह नई साहब ने एक दावा किया है। क्या उन्होंने दावा किया, आपसे मिल के भी गए थे, उन्होंने एक दावा किया कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ कोई मुलाकात का इरादा रखते हैं, कोई पैगाम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ना हुई है ना। और अगर उन्होंने, मेरा ख्याल उन्होंने ये दावा नहीं किया होगा, मैंने देखा नहीं। अगर उन्होंने किया है तो गलत किया है, मेरा ख्याल उन्होंने नहीं किया होगा क्योंकि ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। अच्छा, आप सब सियासी जमातों के मिल बैठने की बात करते हैं। अपने पिछले इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि मियां नवाज शरीफ को सबको बैठाना चाहिए साथ, एक साथ सबको लेकर चलना चाहिए। इरादा वो कर रहे हैं कि कोई इशाइया बुलाया जाए अपने घर पे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्वाइट किया जाए बशमूल तरीके इंसाफ। तो पीटीआई को जाना चाहिए उस इशाइया के अंदर, बैठना चाहिए सबको? ये पीटीआई को खुद फैसला करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सबको मिलना चाहिए। और मेरी तो सबसे दरख्वास्त ही है, आपकी की जो राय है उसी पे। हाँ, मेरी तो सबसे दरख्वास्त ही है। मगर ये करे ना करें ये उनकी मर्जी, मगर करना चाहिए। वक्त की ज़रूरत यह है कि जब किश्ती डूबेगी नहीं, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह से ऐसा लफ्ज़ भी नहीं निकल सकता, मगर किश्ती जब हिचकोले खा रही है ना, तो लिहाजा इधर उधर कूदना बंद करें, है ना। सब मिल बैठकर बीच में बैठ जाए। किश्ती में इधर उधर करके किश्ती डूब जाती है, आप देखे ना। यानी बांग्लादेश जब हमारे साथ था तो वहाँ ऐसी किश्तियाँ दरियाओं में डूबती थी कि लोग इधर घबरा कर इधर चले गए तो वहीं डूब गई। तो मैं ये समझता हूँ कि किश्ती जब हिचकोले खा रही हो, तो वो एक साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि पाकिस्तान एक उस किश्ती की तरह है जिसमें सोने की कीलें हैं। तो हर शख्स सोने की कील निकालता है, थोड़ी देर उंगली रखता है, फिर भाग जाता है। है ना। तो ये पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ होता रहा है। अगर पाकिस्तान होश में आ जाए, है ना, सियासी होश संभाल ले, तो मैं समझता हूँ कि इस ज़माने में तरक्की के रास्ते इतने खुले हुए हैं कि 5-10 साल के अंदर ये तरक्की करना हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। मगर सबको साथ लेकर चलना बेइंतहा ज़रूरी है। कोई काम एक छोटा ग्रोह नहीं कर लेता, है ना, जब तक टोटल कंट्री इज़ नॉट यूनाइटेड बिहाइंड। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने उम्मत को मुत्तहिद किया, यानी मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ को इकट्ठा किया। कोई स्ट्रॉन्ग, कोई नरम, कोई हयादार, सब, कोई पैसे वाला, कोई गरीब, एवरीबडी वॉज ब्रॉट टुगेदर। तो वो इस मुल्क की ज़रूरत है और दुनिया को इंसाफ की ज़रूरत है। क्योंकि मैं अभी NDU में भी बात कर आया कि गज़ा के अंदर आप जो जुल्म देख रहे हैं ना, वो इस वजह से है कि जो यूरोप ने सेकुलरिटी अडॉप्ट की, कि सेकुलरिटी है वो एंटी चर्च कैफियत बनी, क्योंकि चर्च ने वहाँ पर बहुत कुछ किया जिसके सिलसिले में मार्टिन लूथर थे और सब कुछ हुआ। जब उन्होंने चर्च को हटा दिया तो मोरालिटी और एथिक्स से हट गए। क्योंकि अगर चर्च भी होता, यानी बाइबल के अंदर भी हज़रत ईसा के जो बातें हैं वो इस जुल्म के बिल्कुल 100% अगेंस्ट है। और इसी वजह से आई अप्रिशिएट, और ऑफिशियली आपके ज़रिए भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि कैथोलिक चर्च ने, पोप ने गज़ा के सिलसिले में बहुत अपील की और इमीडिएट सीज़ फायर की भी बात की। तो पाकिस्तान और मुसलमानों का जो रंग है उसमें एथिक्स और मोरालिटी कुरान से आती है। तो गज़ा के अंदर जो जुल्म और सितम आप देख रहे हैं वो ये कि जमहूरियतों ने इंसानी सोच की बुनियाद पर जुल्म किया, चाहे वो मशरिक़ वस्ता में हो, तेल चाहिए, चाहे वो फारिस में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे लैटिन अमेरिका में हो। तो अगर निशात सानिया इस्लाम की होगी, और ये निशात सानिया यहाँ होती है, मालो दौलत से नहीं होती, है ना। तो अगर निशात सानिया इस्लाम की होगी, मुसलमानों की होगी, तो मैं समझता हूँ चंद सालों की बात है, पाकिस्तान से बहुत बड़ा इम्कान है कि हो सकती है इंशाअल्लाह। इसी पे सर एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ इंटरनेशनल अमूर के ऊपर, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर और
एक और इंपॉर्टेंट मामला है जिसमें सदर साहब का बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा मुझे पता है, क्रिकेट का। वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही उस पर भी बात करेंगे सदर साहब से एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। प्रेसिडेंट साहब, कुछ 2-3 डोमेस्टिक इश्यूज़ के वाले से बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताएं सर कि सानिया 9 मई के वाले से जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं सर? मैं समझता हूँ मैंने सानिया 9 मई को, देखो रिहैश करके मैं कोई गुफ्तगू करूँ जिसके अंदर से मेरे अल्फाज कहीं पकड़ जाएँ, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैंने सानिया 9 मई की मजम्मत की थी और मैं समझता हूँ कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, बस। आई स्टिल एग्री। पीटीआई भी अगर आते हैं पकड़ में तो बेशक जो भी इसमें मुलव्वस था वो बेशक आए। मैं देखो किसी को एग्जाम्प्ट करने की कोई मेरी नियत नहीं है ना, मगर सानिया 9 मई की तहकीकात और उसके एतबार से जो कोर्ट और अदालतें फैसला करें। मौलवी साहब ने यहाँ का कह दिया था कि यहाँ को प्लानिंग हुई थी, कहा था, फिर उन्होंने मुझे तो ये बाद में किसी ने ये कहा कि उन्होंने कहा, ये नहीं कहा था मैंने। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बता दें सर कि इस वक्त जो बिल वगैरह यहाँ से गायब हो गए थे 1-2, उस पर आपने मैं कह चुका हूँ, अब देखो उसके मैं कह चुका हूँ, उसके ऊपर मजीद मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मीडिया ये मज़े मत उठाए चीज़ों के, है ना, मीडिया भी एक पॉजिटिव बात आगे की करे। तो मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि जो मैं कहता था कह दिया, जितना अल्फाज के अंदर घुमाए फिराएंगे ना तो आदमी दलदल में फंसता चला जाता है, है ना। मैं अदालत के अंदर भी एक वकील साहब थे मरहूम, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, वो लोगों को विटनेस को कहते थे ज़्यादा मत बोलना। हज़रत ईसा का कौल ये है कि अगर आप किसी चीज़ को अहमियत देते हैं तो क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि शायद 10 में से 9 नंबर इस बात को दूंगा कि इंसान खामोश रहे। यानी ये बड़ी आपने हज़रत ईसा का कौल है। सर एक जो क्रिकेट की बात हो रही थी आपसे ब्रेक के पहले, मैंने लिंक छोड़ा था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप आपने भी फॉलो किया, जाहिर है पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा क्रिकेट से प्यार करते हैं, लेकिन जो कारकर्दगी थी हमारी उसने थोड़ा मायूस किया हमें। आप क्या समझते हैं सर, क्या वजह हुई कि हम आगे बढ़ने की हमारी उम्मीदें बिल्कुल ना होने के बराबर होके रह गई? अब तो खैर नाव में कम रह गई, मगर जब श्रीलंका में टीम थी ना तो मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि हमारे फ्रंट लाइन बॉलर जो है ना बहुत ही इफेक्टिव है। मगर उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि हुआ ये कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सपोजर फिर भी कम रहा है ना। तो उनको नुकसान ये हुआ कि फिर पहले मैच में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका में पहले मैच में दे वर वेरी इफेक्टिव, 64 आपको याद होगा। दूसरे मैच में इन्होंने शाहीन आफरीदी को फ्रंट फुट पर आकर खेला ताकि उसकी जो लेट स्विंग थी ना, जिसके ऊपर वो पहले 2-3 ओवर्स में करता है, उसको फ्रंट फुट पर आकर और आगे बढ़कर जो खेला तो उसको इनफेक्टिव किया। एंड हमारी टीम को थोड़ा सा रियलाइजेशन ज़रा सा देर में हुआ, मगर आप ये देखिए कि जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ा ना तो परफॉर्म बेटर। तो मेरे ख्याल से एक तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की कसर रही, थोड़ा सा में भी मसाइल ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो सिलेक्शन बोर्ड है, देखो पीछे देखकर क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है ना, आई एम अ वेरी डेस्परेट फॉलोअर, है ना, बट एट टाइम्स सिलेक्शन कमेटी ये दिमाग के ज़रिए भी सारी चीज़ें होती है ना। जैसे मिसाल के तौर पर फ़खर ज़मान वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, है ना। अच्छा, उस वक्त जब उसको सेलेक्ट नहीं किया तो मैं भी सोच रहा था कि हाँ किसी और को दे दो अपॉर्चुनिटी, फिर ही केम विद अ वेंजेंस एंड ही प्लेड वेरी वेल, बहुत अच्छा खेला है। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल एक्सपोजर पाकिस्तान क्रिकेट का बढ़े। टैलेंट में मुझे स्पिनिंग डिपार्टमेंट में कसर बड़ी नजर आई, एक और स्पिन खेलना, यार ऐसे मास्टर प्लेयर्स होते थे, जावेद मियांदाद, यार स्पिन को मास्टर किया करते थे, स्पिन वाज नो इशू। यानी इंडिया का ट्रिमेंडस क्वार्टेट था, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, बिशन बेदी, है ना, वेंकतरा गावन, है, और पाकिस्तान उसको मास्टर किए हुए था ना। तो मास्टर जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी हमारी स्पिन अटैक को खेलना, वही हमारी कमजोरी बन गई है। हाँ, वो कमजोरी भी अच्छे हम नहीं आ रहे, स्पिनर भी नहीं आ रहे। आप ये देखिए कि हमारे जो रिस्ट स्पिनर है ना, वो हर ओवर में जितने भी रिस्ट स्पिनर हैं पाकिस्तान के, हर ओवर में एक आध फुल टॉस या शॉर्ट बॉल देते हैं तो सारा ओवर का मजा ही खत्म हो जाता है सारा। सर अच्छा सर, ये बताएं कि बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपने लिए थे। आपने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, आपने डिसेबल पर्सन के वाले जो हमारे डिसेबिलिटी है उसके वाले से आपने काफ़ी
काम किया आपने, ख़वातीन के वरासत में हकूक़ के हवाले से, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से आपने काफ़ी काम किया। लेगेसी आप क्या छोड़ के जाएंगे जब आप इस ऑफिस से जाएंगे प्रेसिडेंट? अच्छा जी, लेगेसी बड़े लोगों की होती है, मेरी कोई लेगेसी नहीं है ना। मैं इसमें खुश हूँ कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरी आखिरत बेहतर हो जाए, है ना। उसके बाद जब मैंने मर जाना है तो मेरी कब्र पक्की बने कच्ची बने, ये हो वो हो, कोई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हेन आई एम डेड आई एम नॉट इवन कंसर्न अबाउट हिस्ट्री, ठीक है ना। मुझे तो अपनी आखिरत की अगर फ़िक्र हो तो मैं उस एतबार से सही फ़ैसले करूँ, और सिर्फ राइट एंड रॉन्ग एंड मसलहत और हिकमत दोनों में बड़ा फ़र्क है। मसलहत और हिकमत में बड़ा फ़र्क है ना। तो राइट एंड रॉन्ग के साथ हिकमत, और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बड़ा गाइड किया है अपने नबियों को भी, है ना, हिकमत के हवाले से कि ये फ़ैसला करो। मिसाल के तौर पर जब सुलह हुदैबिया वाला, ये बहुत बड़ी बात थी, और वो आपको याद है मैंने सूरह मायदा को कोट किया था, वो ये कि तुम दुश्मनी में कोई एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं, कोई दुश्मनी में ऐसा काम मत करो जिस इंसाफ का दामन छोड़ दो, है इतना अहम। और ये आयत नाजिल हुई सुलह हुदैबिया से पहले, है, और ये आयत नाजिल हुई हज़रत यूसुफ पर जब उन्होंने अपने भाइयों को माफ़ किया। तो मैं समझता हूँ हिकमत बेइंतहा ज़रूरी है, राइट एंड रॉन्ग के साथ हिकमत। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब वो इंटरव्यू लेते थे आदमी को भेजते हुए कहीं, तो वो पूछते थे फिर तुम कुरान के बाद किस बात पर, तो कहते नबी की उसवे पर हम फैसला करेंगे। फिर तीसरी बात वो कहते थे कि नहीं, फिर इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने क़यास पर करेंगे। ये है हिकमत, है ना। हिकमत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हिकमत की दरगुजर की है बड़ी ज़रूरत है, और मॉरल एंकर पकड़ने की बड़ी ज़रूरत है ना। क्योंकि मैं अकेले इंसानी दिमाग से अब और बदजन हुआ हूँ, क्योंकि ये पढ़ी लिखी और जमहूरी कौमें हैं जो गाज़ा के अंदर जुल्म कर रही हैं। पढ़ी लिखी और जमहूरी कौमें, इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो सकती। और वो दुनिया में अपने आप को प्रिटेंड भी करती है कि हम बड़े इंसाफ पसंद हैं, हाँ, और दुनिया में जुल्मबरदार हैं, बड़े चैंपियन हैं। इवन यूक्रेन के अंदर तो वो बड़ी बातें कर रहे थे, और वहाँ 4 आदमी मरते थे, इतना शोर मचता था, है ना, 4 मर गए, 10 मर गए, 1 मर गया है, और ये गाज़ा के अंदर खामोश बैठे हैं, अंधेर है, इग्नोर किया हुआ है, सारे मगरिब ने इग्नोर किया। कश्मीर के ऊपर भी यही उनका रवैया, कश्मीर के ऊपर भी। और जब तक मुसलमान उनको मोरालिटी दिखाता रहेगा, कोई नहीं देखेगा। ताकतवर होगा मुसलमान तब दिखाएगा मोरालिटी, तो समझ में आएगी। अच्छा सर, ये बता दें मुझे कि नवंबर का महीना चूँकि चल रहा है, पिछले साल नवंबर में एक फ़ैसला हुआ था, अब आपने फिर कहते हैं बहुत पीछे चले गए हम। एक फ़ैसला हुआ था आर्मी चीफ के तकर्रर का। कई लोगों ने जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि हमने मुखालफत करनी है मौजूदा आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से। जब तकर्री हो भी रही थी, समरी आपके पास आई, तो उस वक्त खान साहब ने कहा भी था हमने खेलना है। फिर बाद में आपने उनसे मना लिया था। मैं इस बात के मैं मुसलसल टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में कहता रहा हूँ कि मुझसे तो मैं अब निकाल लीजिएगा, क्योंकि आप तो वो जो लोग दावा कर रहे हैं वो गलत दावा है कि आप लोग उन्होंने मुखालफत की थी। मुनकिर नकीर की तरह होते हैं ना सारी चीज़ें। एक आप टेलीविज़न का लेफ्ट वाला एक फरिश्ता ये लिख रहा है, एक फरिश्ता ये लिख रहा है, तो मेरा निकाल भी लीजिएगा। मैंने ये भी कहा था कि जब खान साहब ने मुझसे कहा था कि बाजवा साहब के साथ बातचीत करो, तो मैं ये भी पैगाम लेकर गया, और इसके गवाह होंगे, 2-3 लोग मेरे साथ जाते थे, कभी कभी मैं अकेला भी गया। जब भी उन्होंने कहा था कि बाजवा साहब से आप ये कह दीजिए कि हम किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये चॉइस आपकी है, आप लोगों की है, जब भी कहा था। और अगर कोई कहता है कि जब ये मैं उनसे पूछने गया था, अभी अपॉइंटमेंट पर गया भी था, कह कर गया था, सबको बता कर गया था कि मैं उनसे पूछने भी जा रहा हूँ, उनको बताने भी जा रहा हूँ। तो इवन देन देयर वाज नो डिस्कशन ऑन दिस। और दूसरा सर, ये भी एक राय है कि जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनवाने के चक्कर में खान साहब जो हैं इस इतनी ज़्यादा मुश्किलात में घिरते चले गए, और उन्होंने अपना सारा बना बनाया काम ख़राब किया। ये लोगों की राय होगी, मुझे इसकी तफसीलात का इल्म नहीं। ऐसी कोई नहीं, ऐसी मेरी और खान साहब के दरमियान कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई है ना। मुमकिन है लोगों की राय हो ऐसी। फाइनल से पॉलिटिकल फेट आप क्या देख रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ? किसका पॉलिटिकल फेट आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ का? देखो, मैं क्या देखता हूँ, ये तो अवाम के ऊपर है, लोगों के ऊपर है, और क़ानून के ऊपर है ना। ही हैज़ स्टूड बाय हिज प्रिंसिपल्स विच इज़ अप्रीशिएटिव। और एक और चीज़ का मैं आपसे जिक्र कर दूँ, मैं अहमियत देता हूँ इस बात को कि एक अच्छी बात पाकिस्तान के ये में हुई है कि ख़वातीन जो हैं वो सियासत में हिस्सा ले रही हैं। एक पॉलिटिक्स के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अम्मा थी, बी अम्मा, वो बड़ी मशहूर थी कि जी वो सपोर्ट करती थी। फातिमा जिन्ना ख़ुद पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा सपोर्ट किया।
एट एवरी लेवल। और अगर पॉलिटिकली कहीं किसी के ऊपर कुछ एतराज़ात हुए तो फातिमा जिन्ना के ऊपर हुए, है ना, जब हुए। फिर पीपल्स पार्टी की मुझे फहमीदा रियाज साहिबा याद है ना, जिन्होंने खुद सेल्फ एग्जाइल में चली गई थी, है ना। फिर बेगम नुसरत भुट्टो विथस्टूड अ लॉट ऑफ ब्रूटैलिटीज़ एंड ऑल दैट। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद। बट जनरली पाकिस्तान में औरत सियासत से बाहर थी। तो पिछले दिनों में हमने ये एक अच्छी चीज़ देखी। लोगों ने कभी मजाक भी उड़ाया कि ये डांस का इल्ज़ाम लगाया और ये सब मजाक भी उड़ाया, मगर ये पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा ट्रेडिशन निकला है कि औरतें हैव बिकम फुल पार्टिसिपेंट्स इन पॉलिटिक्स। अच्छी बात है। और इसी वजह से जब मैंने कहा कि ये, उसके अंदर मैंने जो ख़त भेजा प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसके अंदर भी इस बात का जिक्र किया कि इस बात की हमें एहतियात रखनी चाहिए कि दे शुड बी ट्रीटेड वेल, है ना। कानून अपना रास्ता ले। मैं अगेन आई एम नॉट वांटिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ द लॉ, बट एट द सेम टाइम इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोगों की राय है, तहरीक इंसाफ के अक्सर लोगों की ये राय है। और पीपल्स पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की सियासत में औरतों को सबसे ज़्यादा वेलकम किया 70s 80s के अंदर। डिड अ स्प्लेंडेड जॉब। कुछ लोगों की राय है सर, ये जो फराग होगी वगैरह के वाले से कुछ निकले, कुछ 4,500% उनके असासों में इजाफा हुआ है और कहते हैं कि ये चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन का भी उन पर होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इन लोगों ने काफ़ी साख ख़राब की है पीटीआई की। ये मैं कहता हूँ कि हर एक को कानून के तहत होना चाहिए, मगर पाकिस्तान के अंदर एक और बदनसीबी ये है कि कभी करप्ट लोगों को न पकड़ा जाता है, ना कुछ होता है। वक्ती खबरें बनती हैं यार, पिछले 50 साल के अंदर वक्ती खबरें बनी हैं। हम पिछले 5 साल में भी यही सुनते रहे, साग डाल नहीं 5 साल नहीं 50 साल। यू सी एवरी गवर्नमेंट पाकिस्तानी अवाम की जो ताज़ा तरीन सा जो मेमोरी में उसकी बात कर रहे हैं। अयूब खान साहब आए इसी बुनियाद पर, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स अगर आप पढ़े ना, उन्होंने कहा करप्शन बहुत है। अच्छा, कराची से मैं इस्लामाबाद कैपिटल ले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बिजनेसमैन बहुत करप्ट है, किताब में लिखा हुआ है ना। फिर भुट्टो साहब आए, वो 303 ऑफिसर्स को ये करेंगे वो करेंगे, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, है ना। फिर ज़ियाउल साहब आए, ज़ियाउल साहब आए कि ये पॉलिटिशियन इतना करप्ट है। सिकंदर मिर्जा साहब की किताब में से मैंने पिछले दिनों कोट किया कि जी ये इतना करप्शन है। बट व्हाट हैपन्स, तो आई एम जस्ट, ये तो अकाउंटेबिलिटी की बात अब मैं टीवी पर करने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि होती नहीं है, सिर्फ बातें कर कर लोगों को उकसा कर फिर आगे चले जाते हैं। मैं आपकी बात से 200% इत्तेफाक करता हूं सर। अगर हो तो बिल्कुल शफाफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे ये सब कुछ जो होता है मुल्क के अंदर वो नहीं होना चाहिए सर। बल्कि मैं तो इतना थक गया हूँ इस चीज़ से कि मैं तो कहता हूँ कि अब आगे चलो यार, आगे रोक दो कम से कम। जो क्या होता है वो एमनेस्टी, स्ट्रेटेजिक पॉज आप इसे कह सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पॉज दे दो, आगे चलो भाई, ये यही करते रहोगे और कभी इसका अगर मुझे ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस हो जाए ना कि ये हो जाएगा, शफाफ होगी बिल्कुल, तो मैं तो 100% तहरीक इंसाफ का बुनियाद यही थी, 100% अकाउंटेबिलिटी। मगर ये कि मुल्क के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट ने इंश्योर किया कि ना। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इसी बात पे बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने कि अगर करनी है अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए। अगर शफाफियत उसमें नहीं है तो फिर फ़िलहाल इस प्रोसेस को रोकते मुल्क को आगे बढ़ने दिया जाए। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।